क्यों रोज इतना हम वीकनेस देख रहे हैं, क्या हो रहा है? नीरज जी देखें तो मार्केट में दो तीन ट्रेंड्स हावी हैं। एक तो प्रॉफिट बुकिंग है जरूर, एफआईज के तरफ से इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है और उसमें भारत लाजमी है कि भारत से भी पैसा निकल रहा है। पिछले 40 दिन अगर आप देखें लगभग 80,000 करोड़ एफआईज ने भारत से निकाला है। तो इसका काफी एक इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा है ग्लोबल सिचुएशन। ग्लोबल सिचुएशन में दो अहम मुद्दे हैं। एक है टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो हो रही है सेंट्रल बैंक से। फेड हमने देखा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल रेट्स बढ़ाए, ईसीबी ने अपना इमरजेंसी जो पैंडेमिक का बॉन्ड बाइंग था वो खत्म करने की बात की है मार्च तक। तो टाइटनिंग जो आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी में, लूज मॉनेटरी पॉलिसी के चलते मार्केट्स रैली किए थे पिछले साल और इस साल भी बेनिफिट किए। और तीसरा है जो तीसरा वेव जो आ रहा है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो आ रहा है, जिससे आशंका है कि एक बड़ी वेव आ सकती है इन्फेक्शंस की, जिसके चलते फिर से कुछ लिमिटेड लॉकडाउन शायद आ जाए और उसके चलते इकोनॉमीज फिर एक ठहराव पे आएंगे। तो मार्केट उसको वो सोच के भी हम देख रहे हैं कि एक्शन लिया जा रहा है मार्केट में। तो ज्यादा फ्लोज है, कुछ ऐसे फंडामेंटल तब्दीली नहीं आई है पिछले कुछ दिनों में जो ये जस्टिफाई करे। ज्यादातर फ्लोज और सेंटिमेंट के चलते हम देख रहे हैं। और ग्लोबल सेंटिमेंट, भारत अगर आप देखें तो अगले साल इकोनॉमी की ग्रोथ काफी दमदार रहने की आशा है। अर्ली स्टेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल में है हम। तो यहाँ पे तो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स को आउट परफॉर्म करना चाहिए आगे चल के, या उल्टा हम देख रहे हैं कि बैंक्स में ही सबसे ज्यादा हानि हुई है, क्योंकि एफआईज ने बैंक्स की ओनरशिप काफी थी और काफी जब उनकी बिकवाली आई है तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में ज्यादा गाज गिरी है। तो थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है मार्केट, बट मैं कहूंगा कि ईयर एंड का भी है। और इस हफ्ते तो वो हमने देखा, मार्च में देखा, जून में देखा, सितंबर में देखा और कल भी देखा, ये क्वाड्रुपल विचिंग जो होता है जब ये तिमाही के तीसरे शुक्रवार को हम देखते हैं कि एफ एंड ओ एक्सपायरीज होते हैं अमेरिकन मार्केट में। अब वो इतना बढ़ गया है साइज, ये आप कह सकते हैं कि फंड्स तो पहले ही निकाल देते हैं पोजीशंस 2-3 दिन, हफ्ता पहले। बट क्योंकि रिटेल निवेशक इतने हैं तो नियरली 100 मिलियन ऑप्शंस आज एक्सपायर हो रहे हैं नीरज जी। तो कल का जो टेक सेल ऑफ था वो ज्यादातर ये क्वाड्रुपल विचिंग के कारण नहीं था। तो वो एक, अगेन मैं उसको सेंटिमेंटल इशू बोलूंगा। ये टेक्निकल भी नहीं है, फंडामेंटल भी नहीं है। तो मार्केट्स मजबूत हैं। सेंट्रल बैंक्स गलत नहीं हो सकते। सेंट्रल बैंक्स अगर सोच रहे हैं कि इकोनॉमी सुदृढ़ है, अभी मैं रेट्स बढ़ा सकता हूँ, इन्फ्लेशन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वायरस के मुकाबले, एक दिन 2 दिन पहले सेंट्रल बैंक्स का ये वक्तव्य आता है और उस दिन मार्केट गिरते हैं, तो ये थोड़ा सा बात समझ नहीं आती है। तो मैं कहूंगा ज्यादातर फ्लोज और ईयर एंड और क्वाड्रुपल विचिंग का इशू है, ये बहुत ट्रांजिएंट इशू है। आप देखेंगे मार्केट्स फिर बढ़ने लग जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन हमारे सेंट्रल बैंक को लगता है कि रेट नहीं बढ़ाने चाहिए और उन्होंने एक एंटी व्यू ले रखा है। सुनील सर मुस्कुरा रहे हैं। सुनील सर, आपका जो इलाका है ना, वहाँ तो बड़ी दमदार तेज़ी चल रही है, खूब पैसा आ रहा है एसआईपी के ज़रिए और ऑल टाइम हाई पे एयूएम आपका चला गया है। बहुत ज़बरदस्त पैसा आ रहा है खूब, और मैचिंग बाइंग भी बहुत बार हम लोग देखते रहते हैं। डोमेस्टिक फंड खूब खरीद रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एक फौरी कारण जो भी हो सकते हैं या एक स्ट्रक्चरल परिवर्तन हुआ है, इसकी वजह से मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में जो अजय बग्गा जी ने कहा वो सब वैलिड पॉइंट्स है। मैं उसको और एक चीज बताऊं कि आपने कहा ना कि उन्होंने ज्यादातर चीज बताया कि रिसेंटली ये क्यों हुआ, क्योंकि आज का दिन वो क्वाड्रुपल ये वाली बात करी। पर आपने कहा ना जैसे अप्रैल से अब तक कंटिन्यूसली एफआईएस बेच रहे थे, तो ओवरऑल एक आपको समझने की जरूरत यह है कि मार्केट और इकोनॉमी अलग दिशा में जाते हैं as far as liquidity is concerned, whereas domestic liquidity, international liquidity में ये अलग तरीके से जाते हैं, whereas domestic liquidity always economy को follow करता है। Let me explain मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि फॉरेन से जब पैसा आता है ना, वो जो अमेरिका से आता है,
कब आता है? जब वहां पे इंटरेस्ट रेट्स लो हो और जहां पे डॉलर वीक हो, ताकि उनको बाहर के देश में ना ही वो डिफरेंशियल बिटवीन द लो इंटरेस्ट रेट एंड हाई ग्रोथ रेट ड्यू टू रिटर्न जो मिलता है, उनको करेंसी का भी धमाल मिलता है। और करेंसी का व्यू में क्या होता है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमी डाउनटर्न में होती है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, क्योंकि उनके सेंट्रल बैंकर्स की कोशिश होती है कि हम किसी तरह अपने इकोनॉमी को रिवाइव करें। वह पैसा तो किसी को बॉर्डर नहीं जानता है, कन्वर्टेबल है, तो पैसा रिटर्न जहां पे मिलता है वहां भाग जाता है। मगर जब वर्ल्ड रिसेशन में हो, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था, तो कमोडिटी प्राइसेस गिरती है। और यहाँ पे इंडिया के लिए जो बहुत फायदेमंद चीज थी वो थोड़ा नेगेटिव बन गई, क्योंकि जब कमोडिटी प्राइस गिरते हैं, इंडिया कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री है, तो नेचुरली वो हमारे इकोनॉमी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसलिए वो अपना लिक्विडिटी स्पेशली इंडिया को दे दिया था। अब क्या है कि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो क्यों? क्योंकि ग्रोथ की वापसी दिख रही है। अगर यूएस और चीन में ऐसे देशों में ग्रोथ की वापसी हो गई तो कमोडिटी का डिमांड वापस बढ़ेगा, तो इंडिया जैसे देश के लिए वो थोड़ा फ्रॉम अ इकोनॉमी पर्सपेक्टिव अच्छी चीज नहीं है। इसलिए शॉर्ट टर्म एफआईआईस जो कैरी ट्रेड क्या होता है? लो इंटरेस्ट रेट वीक करेंसी से हाई इंटरेस्ट रेट स्ट्रॉन्ग करेंसी कंट्री में निवेश करना ही कैरी ट्रेड होता है। हमें उसका फायदा इतने सालों से मिला, इस साल के बिगिनिंग से ये टेपरिंग और इंटरेस्ट रेट हाइक की खबर से वो लिक्विडिटी निकलना गया। बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिकली मैं कहूंगा ना, रिटेल निवेशक डीमैट अकाउंट की बात की, एसआईपी फ्लोस की बात की, वो अपने देश की भविष्य के ऊपर डिपेंड करके पैसा ला रहे हैं। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट में आज चल जा रहा है, क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना में एज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट इंडिया में आने के लिए बहुत अच्छा एक सिचुएशन है, जो पीएलआई स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट देने की कोशिश की है। और एट द सेम टाइम इस क्राइसिस के वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा अपना फिस्कल डिफिसिट को एक्सपैंड ना करते हुए 6-7% के लेवल पे रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल साइकिल के ऊपर फोकस किया। तो इसलिए डोमेस्टिक निवेशक को थोड़ा कॉन्फिडेंस है इंडिया के ग्रोथ के ऊपर। बट मार्केट में करेक्शन में क्या होता है कि ज्यादातर डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स मिड और स्मॉल कैप में होते हैं, और ज्यादातर जो इंटरनेशनल ओरिएंटेड या सेफ्टी ओरिएंटेड स्टॉक्स जैसे एफएमसीजी वो वाली चीज लार्ज कैप में होते हैं, और बैंक्स भी लार्ज कैप में ज्यादा शामिल होते हैं। तो एफआईएस का असर, सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स सब लार्ज क्षेत्र में होते हैं ना, तो नेचुरली असर दिखता है। पर जो रिटेल फ्लोज आ रहे हैं, और म्यूचुअल फंड भी ज्यादा फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों दिशा में अपना निवेशक को कर रहे हैं, तो पूरा एफआईआई का जो सेल ऑफ है वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने भविष्य को देखते हुए, इंडिया के भविष्य उस चीज के ऊपर लगा रहे हैं जहां पे उनको क्लियरिटी ऑफ अर्निंग्स बीटिंग एक्सपेक्टेशन वो सामने दिख रही है, जो सिक्लिकल्स में दिख रही है, आज वहां पे वो निवेश कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में मैं कहूंगा आपको, तो आपको ये दोनों अलग तरीके से देखने की जरूरत है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए यूएस इकोनॉमी में ग्रोथ की वापसी एक अच्छी चीज है, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए, क्योंकि वो हमें फायदा ला सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्ट अभी स्मार्ट है कि वो अपने देश के ऊपर, भविष्य के ऊपर निवेश करके पैसा ला रहे। तो ये एक खास चीज हमें सबको समझने की जरूरत है। जी, तो यूएस का जो ट्रेंड है उसको भी डिस्काउंटिंग दे रहे हैं, लेकिन संजय जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भारत में बहुत पैसा आया और अप्रैल से निकल रहा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि शायद ऐसा हुआ होगा कि एफआईआईज ने पिछले साल खूब खरीदा। Grammarly Business is an AI-powered writing assistant, enabling teams around the world to reach their goals faster. और उसके बाद यहाँ मार्केट अनाप शनाप चला है, इसमें कोई शक नहीं है। फंडामेंटल्स को बहुत पीछे छोड़ते हुए डबल गया। और अब जो सुनील सर कह रहे हैं कि कैरी ट्रेड भी बनता है कि वहाँ रेट बढ़ने लगे, तो वहाँ से पूरा फ्लाइट पैसे का हुआ। तो ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, एक बदलाव हो रहा था। कमोडिटी प्राइसेज एक समय बहुत हाई गए थे, वो नीचे आ गए हैं। चाइना में भी स्लो डाउन है, तो फिर चाइना +1 की भी हम एक थ्योरी बनाने लगते हैं। क्या ये वक्त है कि आप दूर हो जाए मार्केट से, एक डाउन ट्रेंड बन रहा है? तो देखिए, ये जो फीलिंग है नीरज जी, ये पिछले 1.5 साल में बार बार इन्वेस्टर के सामने आई है। क्या मुझे इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाना चाहिए, और हर बार मार्केट ने उनको दिखाया है कि वो उस लेवल से भी ऊपर चला जाता है।
तो मेरे ख्याल से अगर आप आज हम लोग जिस लेवल पे खड़े हैं मार्केट के, उसको समझने के लिए थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री आप देख लीजिए कि अब तक जो मार्च 2020 के लो से जो अब तक रैली हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण यह था कि लोगों ने यह समझा कि कोविड के प्रकोप के कारण इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो तहस नहस हो जाएंगे। हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। अगर आप इस कैलेंडर ईयर की रैली देखें, आज मतलब साल करीब करीब खत्म होने को आ रहा है, इस कैलेंडर ईयर में निफ्टी करीब 20-21% ऊपर चला गया है। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो वो करीब 45% ऊपर चला गया है, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो करीब 55% ऊपर चला गया है। ये जो रैली हुई इस कैलेंडर ईयर में, उसकी शुरुआत तब हुई जब क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस ने लोगों को पॉजिटिवली सरप्राइज किया। लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि सेकेंड वेव के बाद इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इतना अच्छा प्रदर्शन दे पाएगी। तो हमारे ख्याल से रैली को जो सबसे बड़ा स्टिमुलस मिला था वो इस फंडामेंटल कारण से मिला। होता क्या है नॉर्मली मार्केट में कि अगर हमने आज का जो पिक्चर देखा, हम समझते हैं कि पूरे फ्यूचर तक पिक्चर वैसे ही चलते रहेगी, जो कि एक्चुअली हुआ नहीं। मतलब अगर पिछले क्वार्टर्स में कंपनीज की प्रॉफिट में इजाफा हुआ मार्जिन एक्सपेंशन के कारण, तो सेकेंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए तो हम लोगों ने देखा कि मार्जिन कंप्रेशन हो गया है। तो ये बाजार के लिए आई वुड से एक अनएक्सपेक्टेड शॉक था। बाजार ने इसको ठीक तरह से फैक्टर नहीं